गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट क्या होता है बच्चे? अगर हम हरियाणा के अंदर रहते हैं, हरियाणा के सिटीज़न हैं, तो हमें इस एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट क्या बताता है बच्चे आपको? जो आप पब्लिक सर्विसेज कंज्यूम करते हो वो आपको विद इन स्टिपुलेटेड जो टाइम पीरियड है, टाइम बाउंड जो है, उसके अंदर वो आपको सर्विसेज मिल जानी चाहिए। लेकिन जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं या पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने में फेल हो जाते हैं या आपको ये सर्विसेज टाइम पे प्रोवाइड नहीं कराते, तो हम उनके अगेंस्ट जो है इस एक्ट के तहत एक्शन ले सकते हैं। तो राइट टू सर्विस एक्ट क्या है बच्चे? इसके अंदर स्टैच्यूटरी लॉज एंड प्रोविजंस दिए गए हैं ताकि जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं आपका काम टाइम पे कर सके, आपको टाइम पे सर्विसेज प्रोवाइड करा सके। इट ऑल्सो डिफाइन द स्टैच्यूटरी मैकेनिज्म टू पनिश delinquent public officers if they fail to deliver the requested services within a stipulated time। जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, अगर आपको जो टाइम पीरियड डिसाइड किया हुआ है उस टाइम बाउंड के अंदर आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाते हैं या करवाने में फेल हो जाते हैं, आपको टाइम पे सर्विसेज नहीं मिल पाते, तो आप उसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते, तो हम जो है इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। किसके तहत? हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत। ये जो है एक मोस्ट इफेक्टिव एक्ट बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? रिड्यूस करप्शन, करप्शन को कम करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, पब्लिक सेक्टर ऑपरेशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, और प्रोवाइड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जो है जवाबदेही के लिए जो है ये एक्ट बनाया गया। इससे क्या होगा बच्चे? करप्शन कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब जैसे सपोज करो हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमें कोई काम करवाना है, कोर्ट की सर्विसेज लेनी है, तो हम वहाँ गए, हमारा टाइम पीरियड के अंदर जो है वहाँ काम नहीं बन पाता, या जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं वो हमें अपना काम टाइम के अंदर पूरा करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा फीस चार्ज करते हैं या रिश्वतखोरी करते हैं हमसे, तो हम जो है इस एक्ट के तहत, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट जो है कंप्लेन दायर कर सकते हैं। इससे बच्चे क्या होगा? एक तो करप्शन रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा क्या है? ट्रांसपेरेंसी जो है इंक्रीज होती है। तो पब्लिक सेक्टर्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को बढ़ाने के लिए, और जो है करप्शन को कम करने के लिए एक्ट बनाया गया। इट इज़ अ स्टेट लेजिस्लेशन and states have complete discretion to adopt, implement and limit the act in whatever manner they deem fit। स्टेट गवर्नमेंट्स, हर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है राइट टू सर्विस एक्ट को किसी भी तरीके से अडोप्ट कर सकती है, इम्प्लीमेंट कर सकती है, जैसे उसे जो है अपनी स्टेट्स के अंदर सही लगता है वो उसी तरीके से जो है उस एक्ट को लागू कर सकती है। करंटली देयर आर 20 स्टेट्स दैट इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। एट प्रेजेंट जो 20 स्टेट्स हैं उन्होंने इस एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इससे क्या है? जो हमारे हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट है, तो जो हरियाणा के सिटीजन्स हैं उनको टाइम पे सर्विसेज मिलेगी, अच्छी क्वालिटी की उन्हें सर्विसेज मिलेगी, अच्छे स्टैंडर्ड्स की मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी और टाइमली डिलीवरी होगी पब्लिक सर्विसेज की। तो ये जो है सिटीजन्स को ये फैसिलिटी देने के लिए कि उनको काम टाइम पे मिले, टाइम पे काम हो जाए उनका, जो टाइम पे पब्लिक सर्विसेज हैं वो उनको अवेल हो पाए, तो इसलिए क्या बनाया गया? हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट बनाया गया। इसके साथ साथ इन एडिशन टू एन अनफोर्सिएबल ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म भी बनाया गया, जिसके तहत आपने जो सर्विसेज ली हैं अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आप ग्रीवियंस रिड्रेशल मैकेनिज्म के अंदर जो है अपनी कंप्लेन फीडबैक कर सकते हो। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट सबसे पहले बच्चे कब आया था? 2014 में आया था। इसका एम क्या है? टू प्रोवाइड टाइम बाउंड एंड हैसल फ्री सर्विसेज टू द सिटीजन्स, कि सिटीजन्स को टाइम बाउंड, जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया उस टाइम के अंदर अंदर वो सर्विसेज जो है सिटीजन को, हैसल फ्री सर्विसेज टू द सिटीजन, यानी कि बिना उससे देरी के, बिना किसी देरी के उन्हें जो है सर्विसेज लेने में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बिना उसके जो है सर्विसेज जो है प्रोवाइड करवाना है। ये एक्ट सबसे पहले हरियाणा में कब बना था? 2014 के अंदर। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड 163 सर्विसेज अंडर दिस एक्ट।
हरियाणा गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत जो 163 सर्विसेज हैं वो इस एक्ट के तहत जो है नोटिफाई किए हैं। अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन इशूड टू दिस इफेक्ट दीज सर्विसेज वुड बी प्रोवाइडेड इन प्रेस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। जो टाइम पीरियड डिसाइड किया गया उस टाइम पीरियड के अंदर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। इन केस ऑफ अननेसेसरी डिले, अगर किसी अनावश्यक कारण से देरी हो जाती है तो जो कंसर्न्ड ऑफिशियल्स हैं वुड हैव टू पे अ फाइन, उसको क्या करना पड़ेगा बच्चे, फाइन पे करना पड़ेगा। अगर वो विद इन टाइम पीरियड जो टाइम बाउंड डिसाइड है उसके अंदर आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराते हैं तो हम उनके अगेंस्ट जो है इस एक्ट के तहत एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, देरी के लिए फाइन पे करना पड़ेगा बच्चे। ये था हमारा हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट इंट्रोडक्शन। अगर हम इसके अंदर डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले बच्चे जैसे कमीशन है, कमीशन क्या होता है, कमीशंस मीन्स द हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 12 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसको क्या बोलेंगे हम, कमीशन। किस में आता है कमीशन, अंडर सेक्शन 12 में आता है। डे का मतलब क्या होता है, डे मीन्स द वर्किंग डेज रेफर्ड टू एज द टाइम लिमिट। डे का मतलब यहाँ किससे है, वर्किंग डेज से है। जो टाइम पीरियड सर्विसेज लेने का जो टाइम बाउंड डिसाइड है वो क्या है, डे का मतलब क्या है यहाँ, वर्किंग डेज से लिया गया। डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स कौन होता है बच्चे, मीन्स एन ऑफिसर एज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। जो आपका अंडर सेक्शन 3 के अंदर नोटिफाइड ऑफिसर है वो क्या है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर है। एलिजिबल पर्सन कौन होते हैं बच्चे, मीन्स अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर ऑब्टेनिंग सर्विसेज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। एलिजिबल पर्सन कौन है, वो पर्सन जो एलिजिबल हैं सर्विसेज लेने के लिए, किस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 3 के अंदर वो पर्सन क्या है, एलिजिबल पर्सन है। अब इसमें हम बात करें फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी है, मीन्स एज ऑफिसर हु इज नोटिफाइड एज अंडर सेक्शन 3। जो अंडर सेक्शन 3 के अंदर जो ऑफिसर नोटिफाई किया गया है वो क्या है, फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी है, जो आपकी कंप्लेंट्स जो है आप इनके पास दायर कर सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी में जाएगी। अगर हम प्रेस्क्राइब्ड की बात करें, प्रेस्क्राइब क्या होता है बच्चे, जो रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट के तहत, हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उनको किसका नाम दिया गया, प्रेस्क्राइब्ड का नाम दिया गया। राइट टू सर्विस क्या होता है, राइट टू सर्विस मीन्स अ राइट टू ऑब्टेन द सर्विस विद इन द नोटिफाइड टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट, जो टाइम बाउंड आपका डिसाइड किया गया है उसके अंदर आपको सर्विसेज ऑब्टेन कर रहे हो, वो क्या बच्चे, राइट टू सर्विस। आपका राइट टू सर्विस है कि हमें इस टाइम पीरियड के अंदर जो टाइम बाउंड डिसाइड किया गया उसके अंदर हमें सर्विसेज मिलनी चाहिए। अगर वो हमें नहीं मिलती या जो पब्लिक ऑफिसर्स हैं, जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करवाते विद इन टाइम बाउंड, तो हम जो है इस एक्ट के तहत उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद है बच्चा सेकंड ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, मीन्स एन ऑफिसर हु इज नोटिफाइड एज अंडर सेक्शन 3 में आता है। ये भी सेक्शन का मतलब क्या है, मीन्स अ सेक्शन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के जो भाग हैं वो क्या है, सेक्शन है। सर्विसेज मीन्स सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या है, मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये सारी डेफिनेशंस दी गई हैं बच्चे। टाइम लिमिट क्या है, मैक्सिमम टाइम टू प्रोवाइड द सर्विसेज बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर एज अंडर सेक्शन 3। टाइम लिमिट क्या है बच्चे, मैक्सिमम टाइम लिमिट, जिस टाइम पीरियड के अंदर आपको सर्विसेज जो है मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं मिलती, जो मैक्सिमम टाइम लिमिट डिसाइड की हुई है उसके बाद तक आपको सर्विसेज नहीं मिलती, तो जो है हम उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं इस एक्ट के तहत। इसकी अगर हम फीचर्स की बात करें या इसके प्रोविजंस की बात करें तो प्रोविजंस क्या है बच्चे इसके, नोटिफाइड सर्विसेज। एट प्रेजेंट 370 सर्विसेज जो है नोटिफाइड हैं इस एक्ट के अंदर, रिलेटिंग टू 27 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इसके अंदर 27 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की 370 जो हैं सर्विसेज जो हैं इस एक्ट के तहत आती हैं एट प्रेजेंट। जब ये एक्ट बना था बच्चे, जब ये एक्ट 2014 के अंदर आया था तो इसके अंदर 163 सर्विसेज नोटिफाइड की गई थी, लेकिन अब एट प्रेजेंट जो हैं इसके अंदर कितनी सर्विसेज हैं, 370 सर्विसेज जो हैं नोटिफाइड की गई हैं, जो हमारे किससे रिलेटेड हैं, 27 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, हमारी स्टेट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं।
नेक्स्ट है बच्चा इसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स, फर्स्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, सेकंड ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी, ये सब किस में आते हैं? सेक्शन 3 के अंदर आते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट में बी नोटिफिकेशन और नोटिफाइड द डेजिग्नेटेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी एंड सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी। ये सब, इन सब को कौन नोटिफाई करेगा भाई? डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा, फर्स्ट रिड्रेसल अथॉरिटी कौन होगा, सेकंड ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी कौन होगा, ये सब कौन नोटिफाइड करेगा? जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि ये हमारा जो एक्ट है ये क्या है? हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट है, स्टेट के अंदर बनाया गया, तो स्टेट गवर्नमेंट ही जो है इनको नोटिफाई करेगी। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, ये हमारा किस में आता है बच्चे? सेक्शन 4 में आता है। प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज क्या है? जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं उनको क्या करना होता है? एलिजिबल पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कराना होता है विद इन द नोटिफाइड टाइम लिमिट के अंदर अंदर। अगर वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते तो फिर उनके अगेंस्ट जो है इस एक्ट के तहत एक्शन लिया जाएगा या उन्हें फाइन पे करना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद है बच्चा प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्विसेज। जब हम सर्विसेज ऑब्टेन करते हैं तो इस एक्ट का प्रोसीजर क्या है? सेक्शन 5 क्या कहता है? एन एलिजिबल पर्सन शैल मेक अ ड्यूली फिल्ड एन एप्लीकेशन टू द डेजिग्नेटेड फॉर ऑब्टेनिंग एनी सर्विसेज। अगर हमें कोई भी सर्विसेज लेनी है तो जो एलिजिबल पर्सन है वही सर्विसेज ले सकते हैं इस एक्ट के तहत। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन फिल करके जो है सबमिट कराना पड़ेगा। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे या तो उनको विद इन टाइम बाउंड, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते या उनकी जो एप्लीकेशंस है वो रिजेक्ट हो जाती है विद इन द नोटिफाइड टाइम लिमिट के अंदर अंदर। तो उसका जो है रिजेक्शन का केस क्या है? तो आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो उसकी एप्लीकेशन? ठीक है, तो आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा, रिकॉर्ड रीज़न इन राइटिंग, रिटर्न में आपको रीज़न देना पड़ेगा कि आपने जो है उनकी सर्विसेज जो उन्होंने एप्लीकेशन के तहत जो उन्होंने ली हैं आप उनको क्यों नहीं प्रोवाइड करा रहे, उसका क्या रीज़न है वो जो है आपको मेंशन करना पड़ेगा। एवरी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स टू मेंटेन ए रिकॉर्ड रिगार्डिंग सर्विसेज अप्लाइड फॉर इन अ रजिस्टर एज पर फॉर्म ए। हर एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो हैं अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेगा किस फॉर्म के अंदर? फॉर्म नंबर ए के अंदर। जो नोटिफाइड टाइम लिमिट्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? टाइम लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चा? जब आपके पास आपने एप्लीकेशन रिसीव की वहीं से जो है आपका टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप विद इन टाइम लिमिट आप उनको वो सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करवाते, किसको? एलिजिबल पर्सन को, तो जो है आप उसके लिए सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो गए, आपको फाइन पे करना पड़ेगा। जो आपका जो एलिजिबल पर्सन है वो आपके अगेंस्ट जो है एक्शन ले सकता है। ये था बच्चे सेक्शन 5 में। उसके बाद है सेक्शन 6 और सेक्शन 7 क्या कहता है? इसके अंदर हम अपील कर सकते हैं। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 2 अपील्स अगेंस्ट द रिजेक्शन बाय द डेजिग्नेटेड ऑफिसर। अगर आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो हम जो है उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। हमने अभी बात की, तो इसके लिए 2 अपील्स हैं। जो फर्स्ट अपील है टू बी फिल्ड विद इन 30 डेज, टू पहली अपील आपको कब करनी पड़ेगी? विद इन 30 डेज, टू बी डिसाइडेड बाय द फर्स्ट अफिलिएट अथॉरिटी। First appeal to be filled within 30 days and to be decided by first appellate authority within 30 days. And second appeal can be filled within 60 days from the rejection of, अगर आपने फर्स्ट अपील की, फर्स्ट भी आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आप जो है सेकंड अपील कर सकते हो। कब? फर्स्ट अपील के रिजेक्शन के 60 डेज के अंदर अंदर जो है आपकी सेकंड अपील कर सकते हो। ठीक है, फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है अगर वो इससे भी सेटिस्फाई नहीं है, जो एग्रीव्ड पर्सन है यानी कि जो एलिजिबल पर्सन था जिसने सर्विसेज का बेनिफिट जिसको नहीं मिला, तो अगर उसने अपील की, फर्स्ट अपील की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई या उसके जवाब से वो सेटिस्फाई नहीं है, फिर वो सेकंड अपील करता है, उससे फर्स्ट के रिजेक्शन के 60 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। अगर वो वहाँ से भी सेटिस्फाई नहीं है तो एग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है? कैन फाइल अ रिविजन बिफोर द कमीशन विद इन 90 डेज। सेकेंड अपील से जब वो जवाब मिल जाता है, वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके 90 डेज के अंदर अंदर फिर वो किस में करेगा? कमीशन में करेगा। एंड ऑफ द कमीशन हैज़ स्यू मोटो पावर टू एंटरटेन पर्टेन पिटिशंस अंडर दिस एक्ट। अब क्या करेगा फिर? कमीशन जो है फिर उसके ऊपर सुनवाई करेगा। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ HRT
एज कमीशन। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट कमीशन। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, देयर विल बी अ चीफ कमिश्नर एंड 4 कमिश्नर होंगे, यानी कि क्या क्या होगा इसमें, चीफ कमिश्नर होंगे और 4 कमिश्नर्स होंगे। टर्म्स ऑफ द कमिश्नर्स विल बी 5 ईयर फ्रॉम द अपॉइंटमेंट और 65 ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर। इसके अंदर चीफ कमिश्नर होगा और 4 और कमिश्नर्स होंगे। जो कमिश्नर हैं उनका टाइम पीरियड क्या होगा, 5 ईयर्स फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, जब उन्होंने अपॉइंटमेंट ली तो उसके 5 साल और 65 ईयर, दोनों में से 65 ईयर ऑफ उसकी एज, दोनों में से जो भी पहले होगा वो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा। स्टेटस ऑफ चीफ कमिश्नर इज इक्विवेलेंट टू द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो आपका चीफ कमिश्नर है वो किसके इक्वल माना जाएगा, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के इक्वल माना जाएगा। और जो कमिश्नर हैं विल बी इक्विवेलेंट टू द इंफॉर्मेशन कमिश्नर के इक्वल माना जाएगा। अगर हम इसकी पेनल्टी की बात करें, सेक्शन 9 के अंदर आती है, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी कैन इम्पोज अ लमसम पेनल्टी ऑन द डेजिग्नेटेड ऑफिसर विच इज़ नॉट लेस देन 25 to 50 एंड मोर देन 5000। जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है ये क्या कर सकती है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर के अगेंस्ट पेनल्टी लगा सकती है, जो क्या है 250 रुपये से कम की नहीं होएगी और 5000 रुपये से ज़्यादा की नहीं होएगी। ठीक है बच्चा। The commission has power to impose a penalty on designated officer or any other official involved in the process, providing notified services up to a sum of 20,000 rupees and may also allow compensation up to rupees 5,000 to be paid to the eligible person by defaulter। इसमें कमीशन को भी बच्चे पावर दी गई है। कमीशन भी क्या कर सकता है, किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगा सकता है अगर उसने विद इन टाइम पीरियड जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई। सम ऑफ ₹20,000 एंड मे ऑल्सो अलाउ कंपनसेशन अप टू ₹5,000। ठीक है। कमीशन ऑल्सो में रिकमेंड डिपार्टमेंटल एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। किसी भी ऑफिसर के रिगार्डिंग या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के रिगार्डिंग जो है कमीशंस जो हैं एक्शन ले सकता है, क्योंकि उन्होंने विद इन टाइम पीरियड जो है, जो टाइम बाउंड डिसाइड था उसमें उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई या करवाने से मना कर दिया। कमीशन कैन रिकमेंड चेंज इन प्रोसेस और प्रोसीजर ऑफ री इंजीनियरिंग फॉर डिलीवरी ऑफ रीअरेंजिंग फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। दोबारा से उसका जो प्रोसीजर है या प्रोसेस है उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद है बच्चा रेजिग्नेशन, रिमूवल और सस्पेंशन ऑफ कमिश्नर, सेक्शन 16 के अंदर आता है। रिज़ाइन कैसे कर सकते हैं या रिमूवल कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, सस्पेंशन ऑफ कमिश्नर्स का कैसे सस्पेंशन हो सकता है। तो हमने इसमें जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने बात की थी चीफ कमिश्नर और कमिश्नर की, तो कैसे उन्हें हटा सकते हैं या वो कैसे रिज़ाइन कर सकते हैं। तो जो बच्चा चीफ कमिश्नर है या कमिश्नर है मे एट एनी टाइम बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस। जो हमारे चीफ कमिश्नर है इस एक्ट के तहत और कमिश्नर है वो किसी भी टाइम हैंड रिटन दे करके किसको, गवर्नर को, स्टेट के गवर्नर को हैंड रिटन में दे करके जो है अपना रिज़ाइन ले सकते हैं ऑफिस से। द चीफ कमिश्नर और एनी कमिश्नर शैल बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस ओनली बाय ऑर्डर ऑफ द गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसकंडक्ट। गवर्नर जो है किसी भी चीफ कमिश्नर को या एनी कमिश्नर को, कोई भी कमिश्नर है उसको रिमूव कर सकता है उसकी ऑफिस की ड्यूटी से अगर गवर्नर को ये लगता है कि इन्होंने क्या किया, मिसकंडक्ट किया या किसी के साथ मिसबिहेवियर किया है या इनकैपेसिटी से काम किया है, पूरी क्षमता से काम नहीं किया या किसी पर्सन के साथ इन्होंने सिटीज़न के साथ मिसबिहेवियर किया है या मिसकंडक्ट किया है, दुर्व्यवहार किया है, तो जो है गवर्नर जो है इनको रिमूव कर सकता है, इन्हें इनके ऑफिस टाइम से रिमूव कर सकता है। द गवर्नर में सस्पेंड फ्रॉम ऑफिस, The governor may suspend from office and if deemed necessary prohibit also from attending the office during inquiry। गवर्नर को खुद को भी ऑफिस से सस्पेंड किया जा सकता है अगर वो अपनी जो है ऑफिस टाइम पीरियड में जो उसकी इंक्वायरी है उसमें टाइम पे वो जो है अटेंड नहीं करता है। किसके कहने पर, जो चीफ कमिश्नर और कमिश्नर ने उसके अगेंस्ट हरियाणा
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने जो है इसके अगेंस्ट कंप्लेन दायर की है। तो इस गवर्नर अगर अपनी टाइम पे ड्यूटी पूरी नहीं करता या इंक्वायरी के दौरान वो अटेंड नहीं करता तो जो है उसको भी सस्पेंड किया जा सकता है। द चीफ कमिश्नर एंड द कमिश्नर इन द केस में भी अगर वो इंसॉल्वेंट हैं, दिवालिया हो जाते हैं, या हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस विच द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, अगर उन्होंने अपनी नैतिकता का पालन नहीं किया या इमोरलिटी को ध्यान में रखा है, इमोरल तरीके से वो काम करते हैं, या अपनी वो जो है ड्यूटी के दौरान एंगेज ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस इन एनी पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, अपने इस काम को करते हुए वो क्या कर रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा कोई बिजनेस चला रहे हैं, आउटसाइड एक्टिविटीज़ जो हैं कर रहे हैं, अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट कमा रहे हैं, तो इस तरीके से भी जो है अगर वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं तब भी जो है उन्हें रिमूव किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। या फिर इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नर अनफिट टू कंटिन्यू, अगर गवर्नर को ये लगता है कि ये काम करने में जो है अनफिट है, जो है माइंडली या फिर मेंटली जो है ये काम नहीं कर रहे अच्छे तरीके से या फिजिकली अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे, तो जो है गवर्नर की अगर उनको लगता है तो इनको ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। हैज़ एक्वायर्ड सच फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट, अगर वो कुछ पर्सनल बेनिफिट कमा रहे हैं अपना इससे तो भी उनको जो है रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चे इसमें डिस्प्ले ऑफ सर्विसेज एंड द नोटिफाइड टाइम लिमिट, सेक्शन 11 के अंदर आएगा। जो नोटिफाइड सर्विसेज हैं इस एक्ट के तहत जो टाइम लिमिट डिसाइड की गई है उस टाइम लिमिट के अंदर जो है पूरी करनी चाहिए। अगर उस टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं होती हैं तो आप जो है इस एक्ट के तहत एक्शन ले सकते हो। डिस्प्ले ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है, जो नोटिफाइड जो सर्विसेज हैं जो इस एक्ट में अब 370 सर्विसेज हैं एट प्रेजेंट इस एक्ट के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा ऑन वेबसाइट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, इंफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक। किसके लिए, पब्लिक के लिए जो है उनको उन सर्विसेज को जो वेबसाइट्स है डिपार्टमेंट की उस पर नोटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद है बच्चा एक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बाय कमीशन, कमीशन की रिकमेंडेशन के बेस पे स्टेट गवर्नमेंट भी एक्शन ले सकती है। ये किस में आएगा बच्चे, सेक्शन 18 के अंदर आएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कमीशन में जो है विद इन टाइम पीरियड अपना जो है स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंडेशंस कर सकती है जो है कमीशन को विद इन टाइम, कब 30 डेज़ का टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है सेंड इन्फॉर्मेशन टू द कमीशन ऑफ द एक्शन टेकन विद इन 30 डेज़ के अंदर देने के लिए बोल सकती है। जो जवाबदेही है वो 30 डेज़ के अंदर देने के लिए बोल सकती है और उसका टाइम पीरियड बढ़ा भी सकती है 30 डेज़ से। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये टाइम पीरियड जो है कम है, थोड़ा सा बढ़ाया जाना चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है टाइम पीरियड मैक्सिमाइज भी कर सकती है इस टाइम लिमिट को। इन केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन इट शैल कम्युनिकेट द रीज़न, अगर कमीशन जो है के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता तो फिर जो है उनको क्या करना पड़ेगा, उसका रीज़न देना पड़ेगा कि विद इन टाइम पीरियड जो है उन्होंने ये सर्विसेज का जो है पूरा करने का, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चे, स्टेट गवर्नमेंट को रीज़न देना पड़ेगा अगर वो विद इन टाइम पीरियड जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो द कमीशन शैल प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय इट, उसको एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 17 अलोंग विद द एक्शन टेकन एंड रीज़न, से रीज़न भी बताना पड़ेगा फॉर टेकिंग एक्शन इफ एनी। द स्टेट गवर्नमेंट शैल कॉज अ कॉपी ऑफ दिस रिपोर्ट टू बी लेड ऑन द टेबल ऑफ द हरियाणा, फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, जो उसकी कॉपी है वो हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर रखेगी। बच्चे मेन कंक्लूजन क्या निकलता है, इस एक्ट का इम्पैक्ट क्या है, इस एक्ट का इम्पैक्ट क्या है, जो एवरी डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं वो
और फर्स्ट जो अपीलेट अथॉरिटी है या फिर आपकी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है, हैव डिस्प्ले द नोटिफाइड सर्विसेज इन अ नोटिस बोर्ड आउटसाइड देयर ऑफिसेज के बाहर जो है, ताकि हर एक सिटीजन को पता चल जाए क्या पब्लिक सर्विसेज हैं, उन सबको जो है नोटिफाइड सर्विसेज को नोटिस बोर्ड पे लगाना होगा। एवरी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, किस फॉर्म में, फॉर्म नंबर ए के अंदर, कंटेनिंग ऑफ रिसिट ऑफ एप्लीकेशन, कब एप्लीकेशन रिसीव हुई, आपने उसका डिस्पोजल क्या, निपटारा किया, उसकी क्या डेट है, अगर आपने मना कर दिया तो उसका रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उन्हें मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। द कमीशन हैज़ कंडक्ट 1600 इंस्पेक्शन टू एंश्योर डिस्प्ले ऑफ नोटिस बोर्ड एंड मेंटेन ऑफ रिकॉर्ड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर जो है उन्हें तैयार करना पड़ेगा, जो फॉर्म नंबर क्या है, ए है। ये था बच्चे हमारा हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।